आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाजरीन, सबसे पहले आप सबको 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। पूरे मुल्क में 12 रबीउल अव्वल इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए 60 से ज़ायद शहरों में मोबाइल फ़ोन बंद किए जाएंगे, बल्कि मोबाइल बंद होना भी शुरू हो गए हैं जो आज रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। मुख्तलिफ शहरों में लोग किस तरह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में हम अपने नुमाइंदों से बात करेंगे। सबसे पहले लाहौर में बात करेंगे उमर याकूब से। उमर, किस तरह लोगों में जोशो खरोश देखा जा रहा है? बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं किस तरह उन पर चिरागा किया गया है? रात भर क्या माहौल रहा लाहौर में? हाँ जी बिल्कुल शाजिया, एक ऐसी हस्ती का जश्न मनाया जा रहा है जिनके लिए ये कायनात मरज़ वजूद में आई थी। रात भर दुल्हन की तरह लाहौर को सजाया गया। वैसे ही जिंदा दिलाने लाहौर तो हर काम हर खुशी को अपने ही तरीके से मनाते हैं और रात को यही नजर आ रहा था कि पूरे शहर के अंदर हर तरफ नूर की बारिश थी, लोगों के चेहरों पर खुशी थी। छोटे छोटे बच्चों ने पहाड़ियां बनाई थी और अभी भी ये सिलसिला जारी है। रैलियां निकल रही थी, लोग जुलूस निकाल रहे थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे और बड़ी खुशी के मराहिल थे। इसके अलावा एक और चीज़ वो ये कि मीनार पाकिस्तान पर मिनाजुल कुरान ने जो अपना आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस है वो भी मुनक्किद की हुई थी, वो भी अमन मान के साथ एहतमाम पजीर हुई। अब भी ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद लाहौर के अंदर बहुत सी जगहों पर रैलियां निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे और वो दाता दरबार की तरफ जाएंगे। अमार, ये बताइए सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल है यहाँ पे और क्या किस तरह के इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं? जी बिल्कुल समी साहब, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। पुलिस अब अलर्ट हो चुकी है। पुलिस को समझ आ गई है कि सिक्योरिटी को कैसे प्रोवाइड करनी है। हर जो गुज़िश्ता 2 माह के अंदर इतने इवेंट्स आए हैं सिक्योरिटी के कि पुलिस को पता लग गया कि किन किन पॉइंट्स को कैसे कवर करना है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खास तौर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोई भी मशकूक गाड़ी, कोई भी मशकूक जिन पर उन्हें शक हो, फौरन उनकी तलाशी ली जाती है और जामे तलाशी लेने के बाद ही उनको एंटर होने दिया जा रहा है। और इसी तरह जुलूस की भी सख्त निगरानी की जाती है। जुलूस के जो यहाँ से जुलूस निकल रहे हैं उनके एक आगे गाड़ी पुलिस की होती है, मोबाइल वैन होती है और एक पीछे होती है और उनके साथ खास तौर पर जो जवान है पुलिस के वो गश्त करते हैं कि कोई भी मशकूक शख्स नजर आए तो पहले उसको रोक के उसकी जामिया तलाशी ली जाती है ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर याकूब आपका। कराची चलते हैं साद बुखारी के पास। साद, कराची में रात को यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए, उसके बाद अब कराची में ओवरऑल सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल और इसके बाद जो ईद मिलादुन नबी का सिलसिला है उसमें लोगों का क्या जोशो खरोश देख रहे हैं? क्या माहौल रहा पूरा दिन और आज क्या क्या होगा? कहाँ कहाँ तकरीबात होंगी कराची में? जी, कराची में जो कल वाकयात पेश आया उसके बाद से रात 12 बजे के बाद अगर सिर्फ देखा जाए तो कोई भी सिर्फ एक वाकया पेश आया जिसमें नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जहां बहक और एक जख्मी हुआ। इसके अलावा कोई भी तमाम इलाकों में बिल्कुल पुरअमन तौर पर सिलसिला जारी रहा। रात भर चिरागा और 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में जो मकामात सजाए गए थे वहाँ बड़ी तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते रहे, फैमिलीज निकली रहीं। तो कल एक माहौल बिल्कुल डिफरेंट सा था। जो खौफ इराज की फिजा कराची में कायम थी, ऐसा लगा कि बिल्कुल भी नहीं है। लोग बड़े जोश जज्बे के साथ बाहर निकले और मुख्तलिफ मकामात का विजिट करते रहे। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो हमारी IG सिंध फयाज लगारी से भी रात गए मुलाकात हुई जब गुज़िश्ता रोज धमाके में शहीद DSP और सब इंस्पेक्टर की नमाज़ जनाजा अदा की जा रही थी और उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए सिंध भर की तमाम इंतजामिया से मीटिंग्स की गई हैं और खुसूसी इकदाम किए गए हैं जिसमें खास तौर पर जो मोबाइल फोन सर्विस है उसको बंद किया जाएगा शहर कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और इसके साथ साथ डबल सवारी और असला लेकर चलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो अभी तक कदरे मुतमईन और अच्छी सूरत हाल है। शहर कराची में अमन बरकरार है और बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल सड़कों पे हैं। इसके साथ साथ 100 से ज्यादा जुलूस निकाले जाएंगे मुख्तलिफ मकामात से जो नशर पार्क पहुंचेंगे और शाम में मरकजी जो इज्तिमा होगा उससे मुख्तलिफ उलमाए कराम खिताब करेंगे। चले, अल्लाह करे कराची में अमन बहाल रहे। बहुत शुक्रिया साद बुखारी आपका। फैसलाबाद चलते हैं शहरोज इबाद के पास। शहरोज, फैसलाबाद में लोग किस तरह मना रहे हैं ईद मिलादुन नबी? देखें शादिया, सबसे पहले तो आपको समी साहब आपको और काई साहब आपको मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे तमाम नाजरीन को। जी हाँ, फैसलाबाद में भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रात हमने देखा कि फैसलाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जो घंटा घर की बात करें, उसके 8 बाजारों की अगर बात करते हैं तो ताजों में इस तरह था जैसे कोई कंपटीशन हो। बिल्कुल इस तरह ही फैसलाबाद की तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को सजा दिया गया और फैसलाबाद
झंग रोड पर एक गांव ऐसा है शादिया कि जहां पर हमने देखा कि पूरे के पूरे गांव को गांव के लोगों ने मिलकर सजाया हुआ था। अच्छा। कोई एक ऐसी गली नहीं थी, कोई एक ऐसा मोहल्ला नहीं था जिसको ना सजाया गया हो। खाना काबा के, रोजा रसूल के जो है खूबसूरत मॉडल्स रखे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद थे। 12-1 बजे तक हम वहां पर रहे और ये समय हमने देखा है कि दिन लग रहा था वहां पर, रात का समय बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा था। लोगों की बड़ी तादाद वहां पर आ रही थी, खवातीन आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे और इस माहौल को देख रहे थे। यही सिलसिला सारी रात जारी रहा है और आज सुबह तकरीबन 50 से ज्यादा जो है वो जुलूस निकाले जाएंगे जो फैसलाबाद के तजारती मरकज है चौक घंटाघर, वहां पर इकट्ठे होकर वहां पर सारा दिन यही जो है वो जोशो खरोश रहेगा और शाम के वक्त जो है वहां पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और इस हवाले से सिक्योरिटी के तमाम तर जो इंतजाम भी हैं वो मुकम्मल कर दिए। बहुत शुक्रिया आपका शहरोज़ाबाद। मुल्तान चलते हैं नौमान खान बाबर के पास। नौमान, हमने यहाँ के लोगों का तो कल ही जोशो खरोश देखा जब कल 5000 पाउंड वजनी जो था वो केक काटा गया ईद मिलादुन नबी की खुशी में। केक खाया किस किस ने और क्या आज किया जाएगा मुल्तान में ईद मिलादुन नबी के हवाले से? जी शादिया, बिल्कुल ईद का दिन है और जश्न का समा है, मुख्तलिफ तकरीबात का कल खुसूसी तौर पर एक 5000 पाउंड वजनी केक जो है काटा गया है जिसमें 7000 अंडे शामिल किए गए, 420 किलो चीनी, 620 किलो मैदा और 650 किलो के करीब जो है इस्तेमाल किया गया था। 20 कारीगरों ने 10 दिन की मेहनत से बनाया था। ताहम ये केक जिन्होंने खाया उनमें ज़ाहिरीन शामिल थे क्योंकि चादर वाली सरकार पर ये केक काटा गया है। बड़ी लंबी कतारें थी, ज़ाहिरीन इसे तबरुक समझ के खा रहे थे और तबरुक के जरिए जो है तबरुक जो है पीर साहब की जानिब से उनमें तकसीम किया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्तान में मुतअद्दिद छोटे बड़े जुलूस बरामद होंगे। ताहम मरकजी जो जुलूस है वो दौलत गेट से बरामद होगा, क्या जो है मखदूम जावेद हाशमी करेंगे। इस तरह और मुतअद्दिद छोटे बड़े जुलूस जो है निकाले जाएंगे। इस वक्त जश्न का समा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और जो कि जुलूस में शामिल है और अरब की जो सकाफत नुमाइंदगी कर रहे हैं, आरबी लिबास में मलबूस है, रंग बिरंगे के कपड़े पहने हुए हैं और एक दूसरे को खुसूसी तौर पर यहाँ पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। खुसूसी तौर पर जो जुलूस में शामिल जो लोग हैं वो ज़ियारत कर रहे हैं मस्जिद नबवी की और खाना काबा का जो मॉडल है वो बनाया गया है। लोग आ रहे हैं और जुलूस की तादाद में और उसकी शुल्क में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सही, बहुत शुक्रिया नौमान बाबर। खासतौर पर बच्चों में ईद मिलादुन नबी मनाने का जो तरीका होता है ये बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है। समी साहब और काई साहब से मैं एक ब्रेक के बाद आकर बात करती हूँ कि ये बचपन में किस तरह मनाते थे ईद मिलादुन नबी। टेक अ ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। के बाद खुशामदीद। पूरे मुल्क में जश्न ईद मिलादुन नबी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, बच्चों का तरीका जरा डिफरेंट होता है ईद मिलादुन नबी मिलाने का। एक रात पहले वो पहाड़ियां बनती हैं, घरों को सजाया जाता है, झंडियां लगाई जाती है। आप किस तरह मनाते थे? हम भी जब बच्चे थे और कोई ज़्यादा देर नहीं हुई इस बात को। अच्छा। लेकिन बात यह है कि वही जुलूस होते थे, उसमें साथ हो लेते थे, स्कूल में छुट्टी हो जाती थी और फिर स्कूल जो है और लेकिन तब एक और बात थी, हमें सड़क पे चलते हुए ये डर नहीं होता था कि हम गैर महफूज हैं। ये एक बहुत बड़ा समी साहब फर्क था उस वक्त और आज के फर्क में कि हर जो लोग हैं अपने अपने अंदाज से अपने अपने त्यौहार मनाते थे और हम भी मनाते थे और किसी खौफ के बगैर। अब ये जो है, अभी आप देखें हम बात कर रहे थे तो हमने बाद में पूछा सिक्योरिटी कैसी है, तो हमें ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारे खुदा करे कि हमारे ये इस ऐद से हम निकल जाए। अच्छा, वो बताया नहीं आपने पहाड़ियां बनाते थे? हाँ, ये नहीं आपने बताया। और जब बारिश होती थी सारी मेहनत बर्बाद हो पहाड़ियों वाला इलाका है तो मेरा ख्याल है आप मैदान बनाते होंगे, वहां पर भी पहाड़ी गिराने का काम होगा। कुछ आप अपने बचपन के बारे में बताएं ना, क्योंकि बचपना तो अब भी बहुत है आप में। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बचपना बहुत है। मैं तो ईद मिलादुल नबी के हवाले से वो याद आता है मस्जिदों में जब रात को वो ख़त्म शरीफ होते थे। हाँ, तो फिर वो स्पेशल जो मिठाई मिलती थी उसके लिए हम लोग भागते थे, दौड़ते थे, उसको बड़ा वो ज़्यादा उसमें होता था। लेकिन एक बात जो थी, बहुत सारे लोग यानी अगर गांव में है तो सारे के सारे लोग इस फेस्टिवल में शरीक होते थे। किसका कोई अकीदा है तो भी आपस में इतना प्यार मोहब्बत था कि अगर कोई घर खुशियां मना रहा है तो लोग उसमें आके शरीक होते थे, कोई भी उसमें आइसोलेट नहीं होता था। और अगर कोई आइसोलेट हो भी रहा होता था तो उसको लोग अपने साथ शरीक करते थे। अच्छा, आजकल के बच्चों को भी वो तकरीबात देखने को नहीं मिलती, वो जो गली मोहल्लों को सजाया जाता था, बच्चे इतनी मेहनत करते थे, आजकल वो ट्रेंड भी नहीं रहा इतना ज्यादा। सजाया तो जाता है, लेकिन जो काजी साहब ने बड़ा सही पॉइंट मेंशन किया है कि जो सिक्योरिटी के खदशात हैं उसकी वजह से
लोगों की जो इन ऐसे इज्तिमात में शिरकत है उसकी तादाद में भी कमी हुई है। खौफ व हरास होता है, बाहर नहीं जाने दिया जाता। और फिर ये एक मुबारक मौका है, एक फेस्टिवल का बात है, मैं जिक्र तो नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों के मुआशी मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि इस तरह की फेस्टिविटीज़ में जैसे फैमिलीज शरीक होती थी, बच्चे भी घर में जो मुआशी सूरत हाल है उससे अफेक्ट होते हैं, तो गलबन अब वो उस तरीके से वो नहीं मनाया जाता। लेकिन ये जो अभी आपने फुटेज दिखाई सारी, और जिस तरह शहरों में लाइट थी, तो वो एक बड़ा अच्छा सीन लग रहा था। लेकिन मैं जब अपने नुमाइंदों की बात सुन रहा था तो 2-3 चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। कराची से साद बुखारी कह रहे थे कि बस एक वाक़या हुआ और कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, तो मेरे जहन में आ रहा था कि शायद टारगेट किलर्स भी छुट्टी पे चले गए आज के दिन, कि आज हम छुट्टी कर लेते हैं। और दूसरा कल रात को, और दूसरा वो हमारे उमर याकूब बता रहे थे कि अब सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे थे, पुलिस को अब समझ आ गई है कि सिक्योरिटी कैसे दी जाती है। तो वो पता नहीं यका क्या हुआ कि ये इतनी ज्यादा इनको समझ आ गई। अब तक तो समझ आ ही जानी चाहिए थी जितनी देर की सिक्योरिटी। मगर मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे आज मौका है तो ये बात कर सकते हैं हम, कि मुझे याद आता है कि जन्नत मकानी वालदा मोहतरमा बताया करती थी कि पार्टीशन से पहले जो है समी साहब, हिंदुओं के जो इवन त्यौहार थे उसमें भी एक जो है वो जाहिर है उनका अपना सिलसिला था, इधर अपना सिलसिला था, मगर एक दूसरे को जो है विश करना एक कहानी थी। मगर हम जो अब ये किसने आग लगाई और ये सब कुछ क्या है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सही, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मुबारक दिन है आज का। पूरी कौम के लिए मैसेज तो यही है कि अगर हम अपनी जो ज़िंदगी हैं उन्हें नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढांचे, उनकी तालीमात पर अमल करें तो ज़िंदगी यकीनन समी साहब काई साहब हमारे लिए आसान हो जाएगी। एक बार फिर आप सबको आज के दिन की मुबारकबाद। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे मुस्लिम लीग नून समेत ओपोजिशन जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए 6 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली है। मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए 6 नाम दिए हैं, जबकि इलेक्शन से पहले 4 सूबाई गवर्नर्स की तब्दीली का मुतालबा भी कर दिया गया है। तजवीज किए गए नामों में आसमा जहांगीर, जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम, शाकिरुल्लाह जान, अताउल्लाह मेंगल और महमूद खान अचकजई और जस्टिस रिटायर्ड अजमल मियां के नाम शामिल हैं। इन नामों में से अब 2 नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिन्हें वजीर आजम को भिजवाया जाएगा। ये 2 नाम और कौन से हो सकते हैं और 4 सूबों के गवर्नर्स की तब्दीली का मुतालिबा आखिर क्यों किया जा रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, नाम तो 6 दे दिए, लेकिन 4 सूबाई जो गवर्नर्स हैं इनकी तब्दीली का मुतालिबा क्यों कर रही है मुस्लिम लीग नून? अरसलान, आवाज आ रही है आपको? जी अरसलान, 6 नाम तो दे दिए निगरान वजीर आजम के लिए मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन जो 4 सूबाई गवर्नर्स हैं इनकी तब्दीली का मुतालिबा क्यों कर रही है मुस्लिम लीग नून? जी, कल जो है यहाँ पे इजलास हुआ है रायगढ़ में मियां नवाज शरीफ की सदारत में, और उसके अंदर जो है चौधरी निसार जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाद में ये सारा कुछ बताया। उनका कहना था कि 4 गवर्नर हैं, इनका ताल्लुक किसी न किसी सियासी जमात से है, बिलवास्ता या बिला वास्ता, और ये असरअंदाज हो सकते हैं जो आइंदा इंतखाबात होंगे उनकी शफाफियत का अमल जो है उससे जो है थोड़ा सा मसला बनेगा। इसलिए उनका ये कहना था कि जी जो गवर्नर है 4 वो इस हुकूमत जब जाएगी जिस दिन, उसी दिन गवर्नर भी अपना सारा जो है बोरी बिस्तर उसको पैक कर लें और नए गवर्नर आने चाहिए, गैर जानिबदार और गैर सियासी गवर्नर। और उनका ये भी कहना था चौधरी निसार का कि हमारा पहला मुतालबा जो है निगरान हुकूमत से गवर्नरों की तकर्री होगा, और ये जो गवर्नर है मौजूदा इन तमाम का ताल्लुक किसी न किसी सियासी जमात के साथ होने के बाद साथ साथ उनके कोई ना कोई रिश्तेदार भी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी जो है वो शफाफियत पर शक किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी आपका। सभी साहब, इन 6 नाम जो दिए गए इनमें से कौन से 2 अहम इंपॉर्टेंट नाम निकल के आ सकते हैं? अच्छा, आवाज़ खासी कम आ रही थी अरसलान की, मुझे लग रहा है रात उन्होंने खासा हलवा खाया अभी उनसे उठा नहीं जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था। मैं पूरा प्रॉपरली उनकी बात सुन तो नहीं सका क्योंकि बहुत कम आवाज़ आ रही थी मुझे, लेकिन जो 6 नाम उन्होंने मेंशन किए हैं और इसमें अब 2 नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो कल चौधरी निसार अली साहब ने कहा कि गुज़श्ता 2 माह से हम वफाकी हुकूमत के साथ गुफ्तगू में शरीक हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम के लिए। और फिर इसके अलावा ये जो मशावरत का अमल है उसमें जमात इस्लामी को भी उन्होंने शामिल किया है। इमरान खान से भी उनकी इस हवाले से गुफ्तगू हुई है और जो कई दूसरे सियासी ग्रुप्स हैं उनके साथ भी बात हो रही है। अब अगर हम दूसरी जानब हुकूमती इत्तेहाद की तरफ देखें तो उन्होंने ताहिरुल कादरी से भी इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी किया हुआ है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो केयर टेकर सेटअप बनने जा रहा है उसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पहले बात की जाएगी और उसके बाद एक कंसेंसस से उम्मीदवार आएगा। और जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तेफाक हुआ, अगर इसी तरह एक ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी वाला आदमी
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए फाइनल कर लिया जाए और फिर इसी तरह सूबों में भी ऐसे ही केयर टेकर सेटअप आ जाए, तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि वो, मैं इस पे बाद में बात करता हूँ, तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि जो हुकूमत है वो मुनसिफाना और एक आज़ादाना इंतखाबात हो सकेंगे। अब जहाँ तक गवर्नर्स की तब्दीली है, वो उनकी डिमांड है, जाहिर है उनकी कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में देखें तो जो मामला है वो तो केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे या प्राइम मिनिस्टर उनके हाथ में होगा। गवर्नर और सदर की जो हैसियत है वो बड़ी सिंबॉलिक हैसियत है, उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं होगा। और फिर इतना स्ट्रांग अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उसकी मौजूदगी में जो बराह रास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस पर होगी। मुस्लिम लीग नून की ये डिमांड है, उनका हक है कि वो कोई डिमांड भी कर सकते हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? नहीं, जाहिर है गवर्नर जो है उनके पास कोई एग्जेक्टिव इख्तियारात तो नहीं है और ना ही मेरे ख्याल में आइन में कोई इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आमतौर पर जब इस तरह की बारगेनिंग होती है तो कुछ ऐसे मुतालबात रख दिए जाते हैं जिनसे मुद्दा ये नहीं होता कि यही कुछ और चीज़ मनवानी होती है, तो कुछ ऐसे मुतालबात आगे कर दिए जाते हैं जिनकी जो बेमानी होते हैं, यानी इन द फाइनल एनालिसिस वो बेमानी होते हैं, लेकिन उनकी आड़ में जो बारगेनिंग होगी इनकी आपस में, ज़ाहिर है इनकी रेंगलिंग होगी आपस में। और ये जो हम कह रहे हैं ना कि एक आ जाए, देखें किस पे होगा कंसेंसस, ये तो अब देखने वाली बात है। और फिर उधर कादरी साहब भी जो है खासे तिलमिलाए बैठे हैं, तो ये किस तरह से क्या जाहिर है वो एक फैक्टर इन तो हुए हैं, हालांकि कोई उनकी आईनी उनका इस सारे खेल या सेटअप में आइन के एतबार से तो बात तो वो आइन की कर रहे हैं कि आइन के मुताबिक ही आप चले, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे तो एक अफसर की अपॉइंटमेंट पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उनका आपस में नहीं होता एक कंसेंसस, तो इनका कैसे होगा? बहरहाल ये जो बजाय जो नाम लिए गए हैं इनमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई भी आ जाए। वैसे भी ये इलेक्शन जो है अगर आप देखें ना, जिस तरह ईद मिलादुन नबी का जोशो खरोश लग रहा है, इलेक्शन का कोई जोशो खरोश नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि ऊपर आपस में पावर को तकसीम करने की कहानी चल रही है, और जिस तरह समी साहब बार बार कहते हैं कि जी डी लिंक है, एक जो है जिसे एक रिश्ता बहुत कमजोर हो गया है इलेक्टेड का और इलेक्ट्रेट का, क्योंकि जिस तरीके से 5 सालों में इन्होंने काम किया है और फिर जिस तरीके से इन्होंने मईशत को चलाया है, जिस तरीके से इन्होंने कीमतों को, उसमें आप देखेंगे जो आ रहे हैं इनके मंशूर, तो अब बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि ये बड़ा अपॉलिटिकल इलेक्शन होगा। है तो पॉलिटिकल, मगर अपॉलिटिकल इस हवाले से कि जब सारे के सारे भाग रहे हैं कि जो इलेक्टेबल्स लेके आओ, खोसा साहब इधर आ जाएं, फलां साहब इधर आ जाएं, ये इलेक्ट हो जाएंगे, इनके जाती वोट है, तो ये जाती वोट, जाती माल, जाती खेल, ये ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। बहरहाल चल के देखेंगे। अच्छा, कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो जो ताहिरुल कादरी साहब का फिनोमेना है कि उनसे हुकूमत क्यों बात कर रही है, तो क्योंकि जब इतना बड़ा इन्होंने इज्तिमा किया, इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए और फिर इतने लोग इकट्ठे हो गए, तो बहुत सारे लोग जो अभी हुकूमत में हैं वो ये समझते हैं कि इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही थी, तो उनको शामिल इसलिए किया गया है कि जो वो बात कह रहे होंगे, एक परसेप्शन ये है कि शायद वो बात एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही होगी, तो इसलिए उनकी सोच को भी इस पूरे प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करने के लिए उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। अब देखें कि वो क्या फरमाते हैं, क्या नाम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात करते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इन दिनों माली बहरान का शिकार हो गई है। अल्लाह अल्लाह करके हॉकी के खिलाड़ियों ने जीतना सीखा, लेकिन किस्मत इन पर मेहरबान नहीं हुई। 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में चांदी और फिर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में सोने का तमगा भी खिलाड़ियों की किस्मत नहीं चमका सका। वजीर आला पंजाब की जानिब से दिया गया चेक भी कैश नहीं हुआ। सारा मामला है क्या, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह से। सनाउल्लाह, ये सारा क्या मामला है, इतना माली बहरान कैसे हो गया, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने चेक दिया था वो कैश क्यों नहीं हो सका? सनाउल्लाह, आवाज आ रही है आपको? जी शाजिया। सनाउल्लाह, ये सारा मामला क्या है, एकदम हॉकी फेडरेशन इतना माली बहरान का शिकार क्यों हो गई है, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने चेक दिया था खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर वो कैश क्यों नहीं हुआ? शाजिया, जो चेक की बात है तो ये अमूमन ऐसा ही होता है। अगर आप हॉकी की बात करें, इसके अलावा स्नूकर के जो खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ थे, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, उनको जो इनामी रकम का ऐलान किया गया था मुख्तलिफ हलकों से, वो भी नहीं मिली है। पाकिस्तान में खिलाड़ियों के साथ ये मजाक कोई नई बात नहीं है। वज़ीर-ए-आला की तरफ से चेक मिला है खिलाड़ियों को 50 लाख का। उन्होंने कहा था कि अगले दिन ही कैश हो जाएगा, लेकिन वो कैश नहीं हुआ। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को वापस किया गया कि नया चेक जारी किया जाए, वो अभी तक जारी नहीं हुआ। 2 करोड़ का जो है वो ग्रांट भी अनाउंस की गई थी वज़ीर-ए-आला की तरफ से, उसका चेक ही जारी नहीं किया गया। वफाक ने तो ग्रांट ही नहीं दी। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये कहना है कि उनके पास बजट नहीं है। अगले जो टूर्स है उसके लिए टीम कैसे भेजी जाएगी, वो 10 साल है, और खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कुछ ज्यादा नहीं है, 50,000, 40,000 और 30,000 रुपए है, जो 5 माह से उनको नहीं मिल रहा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक होगा, उनका हौसला ही नहीं बढ़ाया जाएगा, तो खिलाड़ियों से अच्छे परफॉर्मेंस की आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं। फिलहाल मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद। इस्लामाबाद से कॉलर है काशिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राजा काशिफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और पूरे पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा मुस्लिमा को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। जी जी शुक्रिया। मैं समी इब्राहिम साहब और सईद काजी साहब को खुशामदीद कहता हूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ से। और मेरा सवाल है समी इब्राहिम साहब से। समी इब्राहिम साहब, मेरा सवाल ये है कि जो पिछले दिनों ताहिरुल कादरी साहब ने धरना दिया और इसके नतीजे में ये एक एग्रीमेंट तय पाया कि जो निगरान वजीर आजम आएगा वो अपोजिशन की कंसेंसस से आएगा, तो आप क्या समझते हैं कि ताहिरुल कादरी साहब ने जो निगरान सेटअप के हवाले से सिर्फ अपने आप को शामिल करके फेस सेविंग करके यहाँ से चले गए या कुछ हासिल भी किया? और क्या आप समझते हैं कि जो निगरान सेटअप आ रहा है इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकमका है या कुछ फेयर मामला आएगा? ठीक है, शुक्रिया आपका। जी समी अच्छा, देखिए कि उन्होंने क्या हासिल किया। बज़ाहिर तो कोई ऐसी चीज़ हासिल नहीं की, लेकिन अभी देखते हैं आगे चलकर क्या निकलेगा, क्योंकि वो उस प्रोसेस में शामिल हैं और हुकूमती इत्तेहाद के साथ गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। अब जहाँ तक आपकी ये बात है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो तो पहले ही कानून में ये बात दर्ज है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म मिलकर फैसला करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। और इससे मुराद ये नहीं है कि ये सिर्फ दो अफराद होंगे। वज़ीर आज़म इससे पहले जो उनकी साइड, उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, उनसे बात करेंगे और इसके साथ दूसरी तरफ जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो जो मुख्तलिफ अपोजिशन के ग्रुप्स हैं, उनके साथ बात करेंगे और फिर वो फाइनल उसके होगा डिसीजन। तो ये एक प्रोसेस है, कंसेंसस के साथ कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं इसमें आगे जाके क्या निकलता है। एक और कॉलर है फैसलाबाद से नवीद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ। जी जी सॉरी, मैं मिल्लत टाउन से अर्ज कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मैं समी साहब ते काजी साहब नाल मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज साडा सब तो बड़ा दिन है, साडे नबी दी आमद हैगी है ते मैं इन्हां नूं मुबारकबाद देना चाहना वा। इन्हां दे आपस दे विच गुफ्तगू दी डिसिपलिन जिहड़ी है कायम रखदे ने, वरना साडे एंकर ते ऐसां दे सवाल करदे ने, ऐसां दे जिस तरह जरदारी साहब ने 2-4 औरतां मुतारफ कराइयां ने, नवाज शरीफ ने 2-4 आदमी मुतारफ कराए ने, इंतहाई बदतमीजी करते हैं एक दूसरे नाल। बैन अवी तौर पर दुनिया पूरी दे विच साडे कादरी साहब ने एक पाकिस्तान की आवाम का इमेज अच्छा किया ते जिहड़े एंकर ने दो, ये समी साहब ते कादरी साहब दोनों ते आवाम की पसंद ने। आवाम इन्होंने इंतहाई पसंद कर दी है, इंतहाई इन्हों का प्रोग्राम खुशी नाल देखते हैं। मेरे वालों इन्हों डिसिप्लिन की मुबारकबाद हो। थैंक यू जी, थैंक यू। बड़ी मुबारकबाद आ गई है आपने तो आज वैसे ही बड़ा खुशी का दिन था, लेकिन आपने ये बात करके तो खुशी को और मजीद कायद साहब दोबारा कर दिया। मैं थोड़ा सा कमेंट ये करना चाहता हूँ शाजिया। एक तो बात ये है कि मैं रात को देख रहा था बहुत सारे प्रोग्राम्स, समी साहब ने, हमने दुनिया के प्लेटफॉर्म से ये जो एक डिबेट इनिशिएट की थी, तो रात को मैं जो प्राइम टाइम में प्रोग्राम्स थे, मैं आई वोंट डिवेल ऑन द क्वालिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स और द डिबेट, लेकिन मौजूआत जो थे, और ये जो अब कादरी साहब का पहला उन्होंने सवाल किया, ये गुंजाइश आखिर पैदा क्यों हुई? आखिर ये जो हमने सवाल उठाया था कि जमहूरियत तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें बताया गया, बचपन में हम सिलेबस पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन उठे और जो कादरी साहब की बीच में जगह बनी, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हुजूर, जमहूरियत का मतलब आपका इलेक्ट हो जाना ही नहीं है, उसके बाद कुछ नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई वर्जिश हो जाए। उसका मतलब यह कि समाज में जब आप जाएं तो आप एक बेहतर इंसान हो। मतलब ये किसी से पीटी करवाना तो मकसूद नहीं होता ना। इसी तरीके से आपको इलेक्ट करना इसलिए नहीं है कि आपके नान नुस्खे की हमने जिम्मेदारी उठा ली है या आपके बच्चे जो है मोबाइल पढ़ने चले जाएं। हुजूर, आपने कुछ काम करने हैं जो आपने काम नहीं किए, और जब वो आपने काम नहीं किए तो फिर पूरे का पूरा प्रोसेस जो है उस पर सवालिया निशान आ गया। तो उसमें ये मैं ये कहता हूं कि ये जो उन्होंने बात भी की है, ये बहस इसलिए खुल रही है कि इस बहस की गुंजाइश बहुत तेजी से पैदा हुई, और सिर्फ यहां ही नहीं पैदा हुई, मैं स्टोरी पे बात करूंगा कि दुनिया में भी ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और इस बहस की गुंजाइश भी आपको जमहूरियत में ही मिलती है। हाँ, और कहीं नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात। अच्छा, मैं शाजिया, अब ब्रेक पर जाने से पहले आप हॉकी की बात कर रही थी, मैं उस पर जरूर कमेंट करूंगा।
हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो इस वक्त सरबराह हैं कासिम ज़िया साहब, बड़े भले आदमी हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो उनका टोटल बजट है वो 50 लाख रुपए का है। यानी 50 लाख रुपए में उन्होंने सालाना जी, अच्छा। उन्होंने अपने प्लेयर्स को भी हैंडल करना है, जो बैरूनी ममालिक दौरे हैं उसको भी उन्होंने हैंडल करना है, जो टीम्स कोई बाहर से आई होंगी उनको भी हैंडल करना है। तो ये सुन के मुझे बड़ा इस लिहाज से हुआ कि इट इज़ बेसिकली एपैथी और एक लापरवाही है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो हमारा नेशनल खेल बर्बाद हुआ उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने उसकी सरपरस्ती छोड़ दी। मैं ये 3-4 दिन पहले देख रहा था, गोजरा से एक हमारे असलम रोडा एक बहुत बड़े प्लेयर थे और बहुत बड़े कोच थे जिन्होंने बहुत अच्छे और बड़े नाम पाकिस्तान हॉकी में इंट्रोड्यूस करवाए। तो वो एक बेबसी की आलम में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कोई उनके इलाज मुआवजे का खर्चा नहीं था। तो अपने नेशनल हीरोज़ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 80s में 90s में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, ओलंपिक्स में फतह हासिल की, वर्ल्ड कप जीते और पाकिस्तान का नाम था और एक इज्जत थी पाकिस्तान की, जिन्होंने बड़ा उसमें कंट्रीब्यूट किया, वो खेल भी आज लापरवाही का शिकार है। और उसमें जो प्लेयर्स हैं वो उनके साथ तो जो सलूक हो रहा है आपने सना से सुन ही लिया, जो वो कह रहे थे कि चेक्स दिए गए हैं, वो चेक भी कैश नहीं हुए। और फेडरल गवर्नमेंट को तो इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि कोई झूठा सच्चा अनाउंसमेंट ही कर देती, इस पे कोई चेक ही दे देती। मगर मैं इस पे बात ऐड करना चाहता हूँ, ये जो अभी आए हैं जो ओलंपिक्स हुए हैं, तो मैं खबर देख रहा था कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक तमगा जो समी साहब जीता है ना किसी ने भी, उसके पीछे मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। मिसाल के उसका स्प्लिट आया हुआ था, मुझे याद नहीं कि 2.2 मिलियन या इतनी रकम थी, यानी 22 लाख डॉलर एक तमगा। अब बात क्या है, बात यह है कि आप अगर हॉकी में यहाँ लेकिन एस्ट्रोटर्फ लेके नहीं आते, आप पैसे नहीं देते, अपने प्लेयरों की सेहतें तो पहले देखने आप, मतलब ये क्या है, इशू क्या है? इशू ये कि यहाँ वसाइल की कमी तो नहीं है, मगर वसाइल जा कहाँ रहे हैं? वॉर एंड टेरर में जा रहे हैं, हॉकी के ग्राउंड में नहीं आ रहे, अस्पताल में नहीं जा रहे। आप डेट सर्विसिंग में मामला करने से कासिर हैं क्योंकि आप वीक हैं। आप अपने जराए को, और फिर जो बहुत सा माल आप अंदर कर रहे हैं 1500-2000 अरब रुपए की, अगर आप चोरी करेंगे तो फिर यहाँ हॉकी नहीं खेलेंगे लोग, यहाँ मोबाइल छीनेंगे। तो ये सारे जुड़े हुए मामले हैं एक दूसरे से। सही। एक और कॉलर हमारे साथ गोजरा से शाहिद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपकी पूरी टीम को जी ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद हो। थैंक यू, आपको भी मुबारक। तो सर एक गुजारिश है कि बेशक जमहूरियत एक अच्छा निज़ाम है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत को सिर्फ ज़ादियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ कोई भी मंसूबा हो, कोई जिला बनना हो, कोई तहसील बननी हो, डील के सिवा कुछ भी नहीं हो पाता। मेरे पास एक छोटी स्टोरी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं अर्ज करूँ। उसके 3 हिस्से हैं। सारे ऐसे है कि 1997 में वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 5213 बंदों को यूबीएल से बरतरफ किया था और एक कमेटी बना दी थी कि इसमें से 288 बंदों को बहाल किया जाए। उनमें मैं भी शामिल था और तकरीबन 5 वज़राए आज़म को अपील करने के बावजूद और कम अज कम 5 MNAs को मिलने के बावजूद और 3 मिनिस्टर्स को मिलने के बावजूद अभी तक मामला मेरा हल नहीं हो पाया। मैं बहाल नहीं हो सका जबकि मेरे साथी बहाल हो चुके हैं। अब इसकी दूसरी बात, आप ऐसा करें कि बहुत शुक्रिया, आप अपनी डिटेल्स जो है ना वो हमें भिजवा दें। आपका जो केस है इसके हवाले से हम मजीद जानकारी लेके तो इस इशू को फिर प्रॉपर तैयारी के साथ डेफिनेटली इस इशू को उठाएं। मगर मैं इनकी बात आगे बढ़ा दूं, हम जब कहते हैं कि आइन में ये इनके राइट्स दें, इनको नौकरी दें, आइन में लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं ये जमहूरियत ले जाओ, तो ये इससे तो रोटी नहीं ना खा सकता। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर से कॉलर है असगर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाजिया बहन, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अफजल संधू मेरा नाम है। जी जी। और समी इब्राहिम साहब को और सईद काजी साहब को, सारी टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू। और सेकंडली मैं समी साहब आपसे और सईद साहब से एक बात करना चाह रहा हूँ कि समी साहब मेरा तल्लुक है मार्बल इंडस्ट्री से। तो बात यह है कि सईद साहब ने जैसे फरमाया लास्ट में, आखिरी बात उन्होंने की थी कि जमहूरियत को प्लेट में रख के भी दे दें तो लोगों के मसाइल हल नहीं होते। बात यह है कि 3 साल से लास्ट से हमारी जो इंडस्ट्री की हालत है, लाइट की, बिजली की,
15-15 घंटे लाइट नहीं आती है। ईमानदारी की बात है, मेरे पास 12 बंदे थे, अभी 3 बंदे हैं। सेल में इतनी कमी हो गई है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमने जमहूरियत को क्या करना है, प्लेट जाके भी दे देंगे, किसी के काम नहीं आएगी, बच्चों के काम नहीं आएगी। सेकंडली पंजाब गवर्नमेंट ने एक ये जो रैपिड जो बात से। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया असगर आपका। बिल्कुल समीर काजी साहब, आप वाली बात की जमहूरियत वाकई प्लेट में रखकर देते तो लोगों के मसाइल तो डिलीवर करें। ये कोई मुजरद ख्याल नहीं है, ये कोई ऐसा मुजस्मा नहीं है कि जैसे हम सामने रख के तो कोई उसकी पूजा शुरू कर दे। डिलीवर, एंड इफ यू डोंट डिलीवर, और आप डिलीवर नहीं करते तो ये भी आमरीत से बदतर है। सही। एक और कॉलर है बहावलपुर से, नदीम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, नदीम अब्बासी बोल रहा हूँ बहावलपुर से। जी जी बोलिए। आप ठीक हैं, खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। समीर साहब को, काजी साहब को अपना जश्न ईद मुबारक हो। समीर साहब से ये सवाल है कि हमारे बहावलपुर शहर से भी अपनी दुनिया अखबार की तो शुरू करवाया जाए, इतना बड़ा शहर है, बाकी शहरों में बड़ा कामयाब जा रहा है, हमारे शहर से भी करवाएं ताकि हम भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम शहरों से शुरू होगा। अभी 6 शहरों से तो आ चुका है दुनिया अखबार, और अगले मरहले में मुल्तान में जाने की सोच रहे हैं। और आपकी ये जो बात आपने कही है, यकीनन जो दुनिया के हमारे अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने भी ये बात सुन ली होगी, और बिल्कुल आपके इस मुतालबे में हम शामिल होंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों की डिमांड है रहीम यार खान में और बहावलपुर में, इन जगहों पर भी अखबार जाए। वैसे मुल्तान का अखबार पहुंचेगा, लेकिन जो आपने कहा है उस पर भी हो सकता है अमल शुरू होगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिकी सेनेटर जॉन केरी की, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बजाय इससे अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए जो मिशन है ये काम करता रहेगा। और डॉक्टर शकील आफरीदी के बारे में भी जनरल कियानी और सदर जरदारी से बात करेंगे। समी साहब, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं वहां से हिलरी क्लिंटन भी कह गई हैं कि जॉन केरी जो है ये सबसे बेहतर इंसान है खारिजा पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। जाहिर है वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे और अमेरिकी मफादात का ख्याल करेंगे, उसकी बात करेंगे। लेकिन ये जो आपने बात बताई है, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं अपने उस जो सेनेट में उनकी कन्फर्मेशन हियरिंग है, 4 घंटे की ये सवाल जवाब की नशिस्त थी, जिसमें उन्होंने बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही वो ये कही कि खारजा पॉलिसी दर हकीकत आपकी इक्तिसादी पॉलिसी है। और उन्होंने ये कहा कि अब अमेरिका का जो फिस्कल डिसऑर्डर है उसको आपने ऑर्डर में लेके आना है। फिर उन्होंने जो बात कही उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद डिप्लोमेसी पर ज़्यादा जोर होगा। मसलन ईरान के हवाले से उन्होंने कहा कि बातचीत की जाएगी और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाएगा। इसराइल के बारे में भी उन्होंने कहा कि अगर फ़लस्तीन के मामले के हवाले से अगर 2 रियासतों को नहीं बनाया गया, जो हम कल भी जिक्र कर चुके हैं कि अब अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ आ रही है इसराइली इलेक्शंस के बाद कि आप अमन का जो प्रोसेस है उसको आगे लेके जाएं, तो उन्होंने कहा कि उससे दुनिया को बड़ा नुकसान होगा। तो जो सारी गुफ्तगू मैंने उनकी सुनी रात, उसमें मुझे ऐसा नज़र आया कि एक बड़े वाज़ेह शिफ्ट नज़र आ रहा है अमेरिका की पॉलिसी में। उसमें उनके जो जंग पर उठने वाले अखराजात हैं वो भी, और दूसरा एक बड़ी ज़्यादा सोच अमेरिका के अंदर भी आई है, यूरोप में भी है, फिर दूसरे ममालिक से भी ये कि गोली जो है या कत्लो गारत मसले का हल नहीं। तो जॉन कैरी क्योंकि बहुत एक वेटरन है, सॉफ्ट कॉर्नर लगता है, सॉफ्ट कॉर्नर लगता है। और फिर उनका अपना जो जाती तौर पर उन्होंने क्या किया था, जब वियतनाम की जंग थी तो उन्होंने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया था। वो जंगों के वैसे ही खिलाफ हैं कि ये जंग जो है ये मामले का हल नहीं होता, पीस प्रोसेस हो। क्योंकि देखें अगर आपने गोली भी चलानी है तो मामला बाद में मुज़ाकरात के जरिए हल करना है। तो एक उम्मीद हम रख सकते हैं। गोली से पहले क्यों नहीं मुज़ाकरात करने थे? गोली से पहले मुज़ाकरात नहीं करते कि गोलियां बिकनी होती हैं, उन गोलियों में से किसी ने माल बनाना होता है। एक बहुत बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो कि तीसरा बड़ा एक ग्रोह है जो अमेरिका पे रूल करता है। और ये मैं अरुण दत्ती राय की एक बात को दोबारा यहाँ कह दूं, वो कहती है कि असला इसलिए नहीं बनाया जाता कि जंगें होनी होती हैं, जंगें इसलिए बर्पा की जाती हैं कि असले ने बिकना होता है। और मैं अर्ज कर चुका हूं कि 8000 गुना तक असले की प्राइस बढ़ी है। और यहां हमारा डिफेंस बजट, इंडिया का डिफेंस बजट एक अजाब में मुब्तला कर रखा है अमेरिका बहादुर ने खुद ही हमें। अब चूंकि उनके इस बोझ से, कारपोरेशन के साइज बड़ा हो जाने से और उनके रियासत के बेकारी बन जाने से वो खुद चटक रहे हैं, तो इन सवालों पे वो आगे। मगर मैं इसके साथ जुड़ी अपनी मैं एक स्टैटिस्टिक्स मैं अगर देख रहा था कि दुनिया की आबादी तकरीबन 7 अरब है, और इस वक्त जो असले के ज़खायर हैं ये इन्होंने बनाए हुए जो डिपो हैं उसमें तकरीबन 14 अरब बुलेट्स हैं। यानी हर आदमी के लिए 2-2 गोलियां उन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं। मौका मिला तो इंशाल्लाह ये 2-2 तकसीम कर देंगे सब में, अगर इनको मौका मिल गया। शायद इसी से बिल्कुल जुड़ी बात मैं करना चाहता हूँ, और वो स्टोरी ये है कि 100
खैराती इदारों ने, जिसमें ऑक्सफैम और इवन जो बिल गेट की जो शामिल है फाउंडेशन, उन्होंने कहा है जी कि हम जो है ये गुर्बत हमारा सबसे बड़ा मसला है, तो इसको हम ख़त्म कैसे करें। और उसमें बहुत से उन्होंने फिगर दी हैं कि जो 2025 में ये हो जाएगा। ये मामला क्या है, हम इससे पहले ऑक्सफैम की एक स्टोरी देख चुके हैं कि ऑक्सफैम ने कल परसों ये सारी यूरोप में क्यों एक तहरीक की सूरत में उठ खड़ी है। बात यह है कि ये जो गुर्बत है और ये जो दौलत का इतना इज्तमा है और नाजायज़ दौलत का जो इज्तमा है जो सेफ हेवन्स में उन्होंने कर रखा है, यहाँ तो खैर कानून की ज़रूरत ही नहीं है, जो मर्जी लुटमार कर ले। अब इसकी वजह से उनकी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो रहा है वहाँ पे, इसकी वजह से वहाँ पे उनकी जो पॉलिटिकल इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, जहाँ जैसे हम आज सवाल कर रहे हैं, इसी तरह यूनान की गलियों में लोग पार्लियामेंट में सवाल कर रहे हैं, मैड्रिड में कर रहे हैं, इसी तरह इटली और रोम में कर रहे हैं कि जनाब ये क्या खेल है। और ये सारी जो हमें मूवमेंट नजर आती है वो इसलिए कि एक बात जिसे क्लासिकल रेवोल्यूशनरी सिचुएशन आप कहते हैं कि जब रूलिंग क्लासेस वो समाज को और हुकूमत को, रियासत को उस तरह से चलाने से कासिर हो जाए जिस तरह से वो माजी में चला रहे होते हैं, और बुरानी अहद में फिर ये स्प्लिट हो जाते हैं। ये समी साहब ने जो कल बात की, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इदारिया आया, तो ये बेसिकली स्प्लिट है रूलिंग क्लास में। एक कहते हैं रिफॉर्म्स करो, एक कहते हैं ना करो, हालांकि दोनों ही जो है वो बर्बादी के किनारे पे इसको ले आए। मगर मैं आज एक थोड़ी सी, क्योंकि आज ईद मिलादुन नबी के दिन है, तो बाबा बुल्ले शाह की मैं चार इसी स्टोरी से रिलेटेड मैं कुछ लाइनें पेश करना चाहता हूँ शाजिया। और वो ये दौलत का इज्तमा के हवाले से उन्होंने कहा था। वो कहते हैं, वेख बंदिया आसमाना ते उड़दे पंछी, वेख ते सही की करदे ने, ना वो करदे रिज्क जखीरा, ना वो भुखे मरदे ने, कदी किसी ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने, बंदे ही भुखे मर्दे, बंदे ही करदे रिज्क जखीरा, बंदे ही भुखे मर्दे। तो ये मैंने इससे रिलेटेड है, उन्हें पता नहीं को आज समझ आई है, बाबा जी बहुत पहले कह गए थे। खूब नहीं, इनको समझ तो है लेकिन लालच के हाथों में लालच खत्म नहीं होता। ये लालची हैं लुटेरे, असल में समझ इनको पूरी है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर है वो आपसे शेयर करनी है। मुंबई हमलों के जो मास्टरमाइंड थे डेविड हेडली, इनको 35 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। ये सजा अमेरिका के शिकागो की अदालत में सुनाई गई है। डेविड हेडली समी साहब मुंबई हमलों का मरकजी किरदार था। जाहिर है इस तरह जब इंसाफ लोगों को मिलेगा और इस तरह के दहशतगर्दों को सजा मिलेगी तो यकीनन दहशतगर्दी खत्म होगी। वो सजा तो मिलेगी, लेकिन ये जब आप नाम लेती है ना डेविड हेडली, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई अमेरिकन है। हाँ, लेकिन असल में इनका जो नाम है वो है दाऊद गिलानी। ये दाऊद गिलानी है, पाकिस्तानी एक इनके वालिद साहब जो थे सैयद सलीम गिलानी, वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट भी थे, वॉइस ऑफ अमेरिका में भी काम करते रहे। तो ये 1960 में पैदा हुए थे, अमेरिका में पैदा हुए थे। अच्छा। उसके बाद ये फैमिली यहाँ पर वापस आ गई। तो जो इनकी वालदा थी वो अमेरिकन थी, मैरीलैंड से उनका ताल्लुक था। वो इनके वालिद साहब की उनसे बनी नहीं, तो जिसके बाद डिवोर्स हो गई, लेकिन इन बच्चों को यहीं पर परवरिश दी गई। अब इनके एक हाफ ब्रदर भी हैं, यानी सुतेले भाई सैयद वो दानियाल गिलानी, वो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के स्पोक्स पर्सन भी रहे और इस वक्त वो बीजिंग में पाकिस्तान के प्रेस अटैची हैं। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम सैयदा है। तो ये पाकिस्तान बार बार आते जाते रहे। इससे पहले ये जो अमरीकी खुफिया ड्रग इन्फोर्समेंट का जो इदारा है ना, उसमें भी उनके मुआविन रहे, उनकी मदद करते रहे। खुद इन पर 2 दफ़ा जो है ड्रग्स के अपने चार्जेस भी लगे और ये सज़ा भी इससे पहले भुगत चुके थे। लेकिन फिर इन्होंने ये पकड़े गए शिकागो में 2009 में, तो इन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के साथ इनका बड़ा ताल्लुक था, ये वो। और एक और पाकिस्तानी थे राना तहव्वुर, जो कनाडा में थे, तो वो भी अमेरिका मूव कर गए थे। शिकागो में उनकी एक इमिग्रेशन एजेंसी थी, तो उनके साथ इन पर मिलकर काम कर रहे थे। इन पर इल्ज़ाम ये था कि मुंबई हमलों में इन्होंने पहले गए हैं, वहाँ पर पूरा नक्शा खींचा और फिर वो मालूमात दी हैं लश्कर तैयबा को, और जिसके बाद ये वाक़या हुआ। ये भी उन दिनों इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने भी ये कहा था कि अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में कि मैं ISI के ऑफिसर से मिला और फिर इन्हीं की बुनियाद पर एक न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा भी दायर हुआ ISI के सरबराहान को, उसमें तलब किया गया। और फिर वो कंट्रोवर्सी शुरू हुई जिसमें रेमंड डेविस ने 2 बंदे मारे, वो पकड़ लिया पाकिस्तानी इदारों ने। और अमेरिका में जो एक कश्मीर के लिए काम करते थे डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई, उनको अमेरिकन ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक पूरी जो दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स है उसके दरमियान एक पूरी जंग हुई। अब इनको सजा सुना दी गई है 35 साल की। ऐड करना चाहता हूँ, इसको तो बड़ा अच्छा हुआ सजा होगी, मगर इसने कितने को 2-4 बंदे मार दिए होंगे इसने भी। मिलियंस ऑफ लोगों को मरवाते हैं। इराक में क्या इन पे जंगी जराइम में मुकदमे नहीं चलने चाहिए जहाँ पे कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे? कोई एक आदमी भी साबित नहीं हुआ कि यहाँ से अफगानिस्तान से उठ के गया हो मारने, वहाँ पे उनको इजराइल में 5 लाख बच्चे तो उन्होंने मार दिए दवाइयां न देके इराक में। तो हम जब एक आदमी कत्ल करते हैं उस पर 302 लगाते हैं।
कोई इनको भी पूछेगा, सैमुअल हंटिंगटन को कोई पूछेगा, पता नहीं वो रहा नहीं इस दुनिया में, जो हिस्सा थे सारी साजिश का कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन करवा दें, इस मजहब की बुनियाद पर लड़वा दें, कहीं तबकात की बुनियाद पर ना लड़ जाए। तो इन मुजरमों को तो हम पकड़ते नहीं है, बहरहाल इनको सजा देते रहे, ये तो खेल चलता रहता है। तो ये इसमें जो एक राना तहव्वुर, उनको पहले सजा हुई है, अब इनको आज सजा सुना दी गई। लेकिन एक चीज सामने आई इन्हीं मुल्ज़मान की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो ISI की क़यादत थी वो जो उनके रवाबत हैं दहशतगर्द तंजीमों से, उनसे लाइल्म थी, जिसकी बुनियाद पर फिर जो अमेरिकन कोर्ट में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जो ISI के सरबराहान हैं पुराने या इस वक्त मौजूदा, उनको आप नहीं बुला सकते। तो इसको इंडिया ने बड़ा यूज़ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसको डेविड हेडले को हमारे हवाले भी कर दिया जाए, लेकिन वो उनको लेने में कामयाब नहीं हो सके। और अगर अब आप इंडियन मीडिया देखें, कल से जब से ये डेविड हेडली को सजा हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को नहीं उठाया, पाकिस्तानी मीडिया ने इस पे बात नहीं की। हम पहले भी इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं और पूरी अब ये जो तफसील हमने बताई है बुनियादी तौर पर, ये पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है। हम खुद ये कह रहे हैं डेविड हेडली, ठीक है दाऊद गिलानी का वो उनके पेरेंट्स पाकिस्तानी थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पाकिस्तानी रियासत इसमें इन्वॉल्व है। कोई पाकिस्तानी हो, कोई अमरीकी हो, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई काम भी कर सकता है। बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। समी साहब, कारी साहब, एक बार फिर जाते जाते पूरी कौम को जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियां मुबारक हों। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन। अल्लाह हाफिज।